बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं के साथ मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ठीक हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम डेली जर्नल अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस के अंदर ही कुछ टॉपिक्स को डिस्कस भी करते हैं छोटे मोटे। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है आर्टिकल 93। ठीक है, आर्टिकल 93 ये पॉलिटी के अंदर हमारे आता है, जो कि डील करता है इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के साथ। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन ऑफ बोथ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा होता है, अपर हाउस राज्यसभा होता है। लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और राज्यसभा परमानेंट बॉडी होती है, ये डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, अब हमारे पास जो लोकसभा होता है उसको चलाने के लिए जो है हमारे पास स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का होना जरूरी है। ठीक है, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस को कराने के लिए हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 93। दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और हाउस के जो है ये हेड होते हैं। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंस्टीट्यूशन है, इसकी जो ओरिजिनेशन हुई थी 1921 में हुई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम दूसरा नाम जो है दैट इज मॉन्टे चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आर्टिकल 93 जो है डील्स करता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स के इलेक्शंस के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं दोनों, जो कि सेरेमोनियल हेड होते हैं लोकसभा हाउस के। ठीक है, और ये जो है 1921 में जो है ये दोनों बॉडीज जो है ओरिजिनेट हुई थी इंडिया के अंदर बाय द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, और राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इसका, वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, याद रखना है। ठीक है, इस तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में है ये कि योगा वशिष्ठा वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ठीक है, तो योगा वशिष्ठा एक बुक है जिसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किसने किया था? निजामुद्दीन पानीपति ने। किसके दौरान किया था? ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ठीक है, अकबर के दौरान। अकबर जो है मुगल एम्पायर था, दोनों मुगल चार के चार ऑप्शन जो है मुगल एम्पायर के ही हैं ये। तो अकबर के दौरान जो है योगा वशिष्ठा को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, और पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किसने किया था? निजामुद्दीन पानीपति ने। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको लिखा किसने था? योगा वशिष्ठा जो बुक है इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था और किसने इसको लिखा था? बाद में निजामुद्दीन पानीपति ने इसको पर्शियन के अंदर ट्रांसलेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। आप जानते हैं कि 7 कंटिनेंट्स हैं हमारी वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका आ जाते हैं। 7 कंटिनेंट्स आते हैं, जो जबकि सबसे जो बड़ा कंटिनेंट है वो एशिया है और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इनके निकनेम्स हम पढ़ेंगे, किस कंटिनेंट को किस नेम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एशिया है, एशियन कंटिनेंट जो है। एशिया कंटिनेंट को द फार ईस्ट भी कहा जाता है और दूसरा द ओरिएंट भी कहा जाता है, याद रखना है। यह है एशिया, ठीक है, जिसको द फार ईस्ट एंड द ओरिएंट के निकनेम से इसको जाना जाता है। अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट भी बोलते हैं हम, क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहते हैं, लैंड ऑफ 1000 लैंग्वेजेस भी कहते हैं। तो 3 नामों से जो है हम अफ्रीका कंटिनेंट को जानते हैं, डार्क कंटिनेंट, क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड लैंड ऑफ 1000 लैंग्वेजेस से हम अफ्रीका कंटिनेंट को जो है पुकारते हैं। ठीक है, नाउ तीसरा जो कंटिनेंट है दैट इज यूरोप। यूरोप को ओल्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्रेडल ऑफ
वेस्टर्न सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। अब एंटार्क्टिका जो है इसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट बोलेंगे, व्हाइट डेजर्ट बोलेंगे, द आइस बोलेंगे, स्नो डेजर्ट बोलेंगे, व्हाइट कंटिजेंट बोलेंगे, लैंड ऑफ पेंगुइन्स भी बोलेंगे, और एक ऐसा कॉन्टिनेंट विच इज डेडिकेटेड टू साइंस भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के जो है रिसर्च स्टेशंस भी हैं। जैसे इंडिया का जो रिसर्च स्टेशन गंगोत्री है वो भी इंडिया के अंटार्कटिका के अंदर है। तो अंटार्कटिका के बहुत सारे निकनेम्स हैं। वो कौन कौन से हैं? फ्रोजन कॉन्टिनेंट, व्हाइट डेजर्ट, द आइस, स्नो डेजर्ट, व्हाइट कॉन्टिनेंट, लैंड ऑफ पेंगुइन्स एंड द कॉन्टिनेंट विच इज डेडिकेटेड टू साइंस। ठीक है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है इसको लैंड ऑफ लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है। रेनिएस्ट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, एंड कॉन्टिनेंट ऑफ लार्जेस्ट रिवर बेसिन भी साउथ अमेरिका को कहा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के अंदर है, सबसे ज्यादा बारिश साउथ अमेरिका में होती है, और सबसे ज्यादा रिवर बेसिन अगर देखा जाए तो वो भी साउथ अमेरिका के अंदर है। तो लैंड ऑफ लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेनिएस्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ऑफ लार्जेस्ट रिवर बेसिन भी साउथ अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वो है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका को किस किस नाम से जाना जाता है? न्यू वर्ल्ड। जैसे हमने पढ़ा कि यूरोप को ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है और नॉर्थ अमेरिका को न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, और दूसरा है अंकल सैम्स लैंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका इज आल्सो नोन एज अंकल सैम्स लैंड, एंड द लास्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ये लैंड डाउन अंडर इसको नाम से इसको जाना जाता है, ओज के नाम से इसको जाना जाता है, सटारिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, ग्रेट सदर्न लैंड भी इसको कहा जाता है, लकी कंट्री भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है एज वेल एज कंटिनेंट भी है। ये भी याद रखना है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। ठीक है। सनबर्न्ड कंट्री भी इसको कहा जाता है, व्हाइट ब्राउन लैंड भी इसको कहा जाता है, आइलैंड कंटिनेंट भी इसको कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे नाम है, लैंड अंडर डाउन, ओज, स्ट्राया, ग्रेट सदर्न लैंड भी इसको कहा जाता है, उसके बाद लकी कंट्री भी इसको कहा जाता है, सन बर्न्ट कंट्री भी इसको कहा जाता है, व्हाइट ब्राउन लैंड भी इसको कहा जाता है, और आइलैंड कंटिनेंट भी इसको कहा जाता है। तो ये थे कुछ निकनेम्स ऑफ 7 कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। आई होप आपको ये इन सातों के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंडिया के अंदर मणिपुर में एक लोकटाक लेक है जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एंड ओनली फ्लोटिंग लेक भी है। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो ये जो लोकटाक लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मतलब कि स्वीट लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो कि मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है। और यहाँ पे एक पार्क भी है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है। तो मणिपुर में हमें देखने को मिलती है ये। इसका जो एरिया है 250 किलोमीटर स्क्वायर टू 500 किलोमीटर स्क्वायर है, एवरेज इसका 287 किलोमीटर स्क्वायर है। इटाइमोलॉजी मतलब इसको बोलते हैं हम लोक का मतलब होता है स्ट्रीम, टाक का मतलब होता है एंड, मेती लैंग्वेज, क्योंकि मणिपुर में जो है मेती लैंग्वेज बोली जाती है तो उसके हिसाब से स्ट्रीम एंड। ठीक है। लोकटाक डे जो है मणिपुर में 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है कि ये वाटर प्रोवाइड करता है, हाइड्रो पावर, इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर भी ये प्रोवाइड करता है। फिशिंग है यहाँ पे क्या की जाती है कि लोकल फिशरमैन्स जो है उनका लेवलीहुड जो है इस लेक के ऊपर चलता है, और यहाँ पे छोटी मोटी जो घास वगैरह है उसको फोमडीज भी कहते हैं। ठीक है। लोकटाक लेक जो है मणिपुर रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज, मणिपुर रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज का पानी जो इसमें जाता है। ठीक है। उसके बाद केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, अभी मैंने बोला दुनिया की ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक है। और इसमें एक इंडेंजर्ड सेंगाई डियर, मणिपुर ब्राउन एंटलर्ड डियर मतलब जो कि इस नेशनल पार्क में पाया जाता है।
ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा डियर जो है संगाई डियर इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये आता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे 1983 में बनाया गया था, जो कि 150 मेगावाट पावर मणिपुर, नागालैंड, आसाम और दूसरी एडजॉइनिंग स्टेट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, 23,000 हेक्टर लैंड एरिया के लिए जो है ये इरिगेशन के लिए पानी भी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये एक रामसर साइट 1990 में डेजिग्नेट की गई थी, जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड 1993 में इसको उसमें डाला गया था इकोलॉजिकल कंसर्न की वजह से। और फूमडीज के लिए जो है ये बहुत फेमस है। फूमडीज क्या होता है कि फ्लोटिंग मास है, वेजिटेशन, सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर वगैरह। लार्जेस्ट फूमडी जो है यहाँ पे है ऑलमोस्ट, जो कि 40 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क होस्ट करती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट एक लेक, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये भी हमारे पास स्ट्रेट, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एशिया कॉन्टिनेंट है और इसमें बहुत सारे स्ट्रेट्स हैं, जो कि मतलब दो वाटर बॉडीज को, दो लैंड्स को, दो आइलैंड को जोड़ेंगे, दो कंट्रीज को जोड़ेंगी, तो उनको हम स्टेट्स बोलेंगे। मतलब जो दो कंट्रीज को जोड़े, दो आइलैंड्स को जोड़े, दो वाटर बॉडीज को जोड़े, तो ये हमारे पास उनको हम स्ट्रेट्स बोलते हैं। तो कुछ स्ट्रेट्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सा किस किस को कौन सा स्ट्रेट किस किस को अलग करता है और किसको कनेक्ट करता है। सबसे पहले हमारे पास है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। ईस्ट साइबेरियन सी को बेरिंग सी के साथ कनेक्ट भी करता है। ठीक है, दूसरा है ला फिरोज स्ट्रेट। ला फिरोज स्ट्रेट जो है सखेलेन आइलैंड एंड होकाइडू आइलैंड को जो है ये अलग करता है। सी ऑफ ओक्टोस्क एंड विद सी ऑफ जापान के का साथ ये कनेक्ट करता है। टाटा स्ट्रेट जो है ईस्टर्न रशिया एंड सखलेन को अलग करेगा। सी ऑफ ओक्टावस को सी ऑफ जापान के साथ कनेक्ट करेगा। कोरिया स्ट्रेट साउथ कोरिया और जापान जो है इनको अलग करता है। येलो सी को सी ऑफ जापान के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, ताइवान स्ट्रेट जिसको फार्मोसा स्ट्रेट भी कहते हैं, ताइवान और चाइना को ये अलग करता है। ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी के साथ ये कनेक्ट करता है। ठीक है, लूजन स्ट्रेट ताइवान और फिलीपींस को अलग करेगा। साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है। मक्कासार स्ट्रेट ये बोर्नियो और सेलिबीज आइलैंड को अलग करेगा। सेलिबीज सी को जावा सी के साथ कनेक्ट करेगा। सुंदा स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जावा और सुमात्रा जो है इनको अलग करता है, लेकिन जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट भी करता है। मलाक्का स्ट्रेट मलयाला पेनिसुला और सुमात्रा को अलग करेगा। जावा सी को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ जोहर सिंगापुर और मलेशिया को जो अलग करेगा। साउथ चाइना सी को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के साथ कनेक्ट करेगा। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो कि यूनाइटेड अरब अमीरेट्स एंड ईरान को सेपरेट करता है। पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस एशिया और यूरोप को अलग करेगा। ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ कनेक्ट करेगा। और लास्ट है स्ट्रेट ऑफ डरडानेलिस। स्ट्रेट ऑफ डरडानेलिस एशिया और यूरोप को अलग करता है। सी ऑफ मारमारा को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा स्ट्रेट कौन सी दो बॉडीज को, दो आइलैंड को, दो वाटर बॉडीज को अलग करता है और किस किस को कनेक्ट करता है। दोनों चीजें कंबाइन वे में हमने यहाँ पे आपके सामने रखी है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ सिटीज हैं और उनके नाम जो है चेंज कर दिए गए थे। किस ईयर में नाम चेंज किया गया था और क्या नाम रखा गया है वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। जैसे राजा मुंद्री सिटी है, इसका नाम रखा गया था राजा महेंद्र वर्मन 2015 में। ठीक है, राजा मुंद्री एक सिटी है, राजा महेंद्र वर्मन इसका नया नाम रखा गया, जो कि 2015 में इसका नाम चेंज किया गया था। गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रखा गया, हरियाणा स्टेट में है ये, जो कि 2016 में ये नाम चेंज किया गया था। इलाहाबाद यूपी में है, नया नाम प्रयागराज है, 2018 में नाम चेंज किया गया था।
नया रायपुर का नाम अटल नगर रखा गया है, जो कि ये भी 2018 में चेंज किया गया था। होशंगाबाद नगर का नाम नर्मदापुरम रखा गया है, 2022 में नाम चेंज किया गया। औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति शंबा शंभाजीनगर रखा गया है, 2023 में नाम चेंज किया गया। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है, 2023 में ये नाम भी चेंज किया गया है। ठीक है, दीज आर ओल्ड नेम, दीज आर न्यू नेम्स एंड दिस इज द ईयर, किस साल में चेंज किया गया है। अभी अभी न्यूज में हमारे पास था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रखा जाए, श्री विजयपुरम। और ये ऑर्डर किसने निकाला है? यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन जो श्री अमित शाह हैं, उन्होंने ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि टू फ्री द नेशन फ्रॉम कॉलोनियल इम्प्रिंट्स, ठीक है, कि नेशन को हमने जितने भी यहाँ पे कॉलोनियल इम्प्रिंट्स हैं, उनके जो निशान हैं, उनको हमने हटा के जो है नया जो है हिंदुस्तान में नाम रखने हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है श्री विजयपुरम रखें। ठीक है, तो श्री विजयपुरम सिंबलाइज करते हैं कि विक्ट्री अचीव्ड इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स का यूनिक रोल रहा है सैम अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो ये सिंपली सी हमें याद रखना है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम यूनियन होम मिनिस्टर ने चेंज करके श्री विजयपुरम रख दिया गया है। ठीक है, इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पहला इंसान कौन था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की टर्म को यूज किया था? तो वो थे हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी उसके चेयरमैन भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ आर्टिकल्स हैं रिलेटेड विद द गवर्नर। ठीक है, गवर्नर आपको पता होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो गवर्नर कौन कौन से आर्टिकल्स के साथ डील करता है? गवर्नर, गवर्नर्स की पावर, गवर्नर की अपॉइंटमेंट, टर्म्स, क्वालिफिकेशन, कंडीशन, ओथ, जुडिशियल पावर क्या क्या है, किस किस को गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, तो वो सब आर्टिकल्स जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। विच आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद गवर्नर। सबसे पहले है कि कौन सा आर्टिकल बोलता है ऑफिस ऑफ द गवर्नर के बारे में, दैट इज आर्टिकल 153 जो है बोलता है प्रोविजन फॉर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। एग्जीक्यूटिव पावर जो है गवर्नर की कम्स अंडर आर्टिकल 154। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 155 में। टर्म ऑफ ऑफिस जो मेनली 5 इयर्स का होता है वो भी आर्टिकल 156 में आता है। क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए, वो आर्टिकल 157 में आता है। किन कंडीशंस के ऊपर गवर्नर जो ऑफिस में रह सकता है वो आर्टिकल 158 में आता है। गवर्नर जो ओथ लेता है, शपथ लेता है, वो आर्टिकल 159 के तहत लेगा। कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं गवर्नर के पास, मतलब पैराडानिंग पावर वगैरह जो होती है, रिट्स वगैरह जो होती हैं, तो वो आर्टिकल 161 के अंदर आती है। गवर्नर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, वो आर्टिकल 164 में आता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं बाकी, उनको भी गवर्नर अपॉइंट करता है। एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का, उसको 165 के तहत जो है गवर्नर अपॉइंट करता है। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं स्टेट के, वो गवर्नर के नाम से लिए जाते हैं, आर्टिकल 166 के अंदर आता है। गवर्नर जो है इंटीग्रल पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का, तो वो आर्टिकल 168 में आता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नर के पास पावर होती है कि वो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशंस होते हैं उनको समन कर सकता है, उनको प्रोरोग कर सकता है, उनको डिसॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो ये आर्टिकल 174 में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 200 डील करता है कि रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसीडरेशन। ठीक है, तो बिल को रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए, मतलब कोई भी बिल जब असेंबली में पास होता है तो वो बिल तब तक जो है एक्ट नहीं बनता जब तक उसके ऊपर गवर्नर का साइन हो। लेकिन गवर्नर अगर चाहे तो उस बिल को जो है प्रेसिडेंट के लिए फॉरवर्ड कर सकता है, तो आर्टिकल 200 के अंदर जो है ये आता है। लेइंग ऑफ स्टेट बजट बिफोर लेजिस्लेचर। ठीक है, मतलब कि स्टेट का जो बजट होता है उसको लेजिस्लेचर के सामने जो पेश करना है वो आर्टिकल 202 के अंदर आता है।
किसी भी ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करना है वो पावर भी आर्टिकल 213 में आती है, 213 में, और प्रेसिडेंट की है 123 में, याद रखना। और डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट और पोस्टिंग की जाती है गवर्नर के द्वारा, वो भी आर्टिकल 233 में आता है। तो ये थे कुछ आर्टिकल्स जो गवर्नर के साथ रिलेटेड हैं। क्या क्या काम गवर्नर कर सकता है, गवर्नर किसको अपॉइंट कर सकता है, कौन सी पावर उसके पास है, टर्म ऑफ ऑफिस, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, ओथ, ये सब जो है किस आर्टिकल में आता है वो हमने डिस्कस किया इस स्लाइड के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कुछ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमारी हिस्ट्री में आती हैं कि किसको किसने बनाया था, कब बनाया था, कौन फाउंडर उसके थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा को बनाया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। ठीक है। 1828 में कलकत्ता के अंदर ब्रह्मो समाज को बनाया था राजा राममोहन राय ने ही। 1829 में कलकत्ता के अंदर धर्म सभा को बनाया था राधा कांत देव ने। 1839 में कलकत्ता के अंदर ये तत्व भूमि सभा को बनाया था दबिंदर नाथ टैगोर साहब ने। 1840 में पंजाब के अंदर निरंकारीज को ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी थी दयाल दास, दरबारा सिंह, रतन चंद वगैरह ने। 1844 में सूरत के अंदर मानव धर्म सभा की फाउंडेशन रखी थी दुर्गाराम मंचाराम ने। ठीक है। 1849 में बम्बई के अंदर परमहंसा मंडली एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बुनियाद रखी थी दादोबा पंडुराग ने। 1857 में पंजाब के अंदर नामधारीज की फाउंडेशन रखी थी राम सिंह ने। 1861 में आगरा के अंदर बनाई गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन राधा स्वामी सत्संग, जिसके फाउंडर थे तुलसीराम। कलकत्ता में 1866 में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को बनाया था केशव चंद्र सेन ने। 1866 में दियोबंद के अंदर एक दारुल उलूम बनाया गया था मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा। 1867 में बम्बई के अंदर प्रार्थना समाज की फाउंडेशन रखी थी आत्माराम पंडुराग ने। 1875 में बम्बई के अंदर आर्य समाज बनाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। न्यूयॉर्क यूएसए में 1875 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसको मैडम एच.पी. ब्लेवत्स्की एंड कॉलोनल एच.एस. ओलकट ने बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1878 में कलकत्ता के अंदर साधारण ब्रह्मो समाज बनाया था आनंद मोहन बोस ने। 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी जी आगरकर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1886 में अलीगढ़ के अंदर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की फाउंडेशन रखी थी सईद अहमद खान ने। और 1867 में बम्बई के अंदर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बॉडी बनाई थी एम.जी. रेनेड ने, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 के अंदर। और लाहौर में 1887 में ही देव समाज को बनाया था शिवा नारायण अग्नोत्री ने। 1894 में लखनऊ के अंदर नदवा उल उलमा एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, मौलाना शिबली नुमानी ने इसको बनाया था। बेलोर 1897 में रामाकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने इस बॉडी की स्थापना रखी थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बम्बई के अंदर 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने यह बॉडी बनाई थी। पूना सेवा सदन एक बॉडी है जिसको पूना में 1909 में बनाया था मिस रामाबाई रेनेड एंड जी.के. दीवाधार ने। सोशल सर्विस लीग एक बॉडी है जिसकी स्थापना बम्बई में 1911 में एन.एम. जोशी ने रखी थी। और इलाहाबाद में 1914 में सेवा समिति एक बॉडी है जिसको एच.एन. कुंजरू ने फाउंडेशन की थी। These are some important historical organizations and their founders जो कि हमने यहाँ पे पढ़े। ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट सॉइल्स हैं इंडिया के अंदर, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी सॉइल कैसी होती है। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल
जो है हमें पता है ऑलमोस्ट हमें ये वेस्टर्न इंडिया राजस्थान वाले एरिया में देखने को मिलती है। एरिड साइल या डेजर्ट साइल जिसमें नाइट्रोजन कम होता है और फास्फेट बहुत ज्यादा होता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे हमारे पास जम्मू कश्मीर वाले एरिया के अंदर, लद्दाख वाले एरिया के अंदर फॉरेस्ट एंड मॉन्टेनियस साइल ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मॉन्टेनियस साइल, फॉरेस्ट साइल सफिशिएंट बारिश यहाँ पे होती है, बहुत ज्यादा एसिडिक होती है और ह्यूमिड कंटेंट इसमें बहुत कम होता है। और एलुवाइल साइल आपको पता है ज्यादा हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलती है, इसको हम खसार भी बोलते हैं। और पूरा लैंड एरिया जो इंडिया उसका 40% एरिया जो है एलुवाइल साइल में आता है। इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर डिपॉजिट से जो है ये एलुवाइल साइल बनती है। पोटाश, लाइम, फास्फोरिक एसिड भी इसमें काफी ज्यादा होता है। लिटरेट साइल जो है आपको ऑलमोस्ट साउथ वेस्ट में साउथ ईस्ट में हमें ज्यादातर ये देखने को मिलती है। ईस्टर्न वाली साइड में लिटरेट साइल जो बनती है हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल की वजह से, इसमें आयरन ज्यादा होता है, एल्युमिनियम ज्यादा होता है, लेकिन नाइट्रोजन, पोटाश और लाइम इस साइल में बहुत कम होता है। रेड एंड येलो साइल जो है ठीक है, ये इग्नियस और क्रिस्टलाइन रॉक से बनती है। लाइम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, मैंगनीज, ह्यूमस और पोटाश ऐसी चीजें इनमें जो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है ब्लैक साइल जो कि डेक्कन प्लेट्यू में हमें ज्यादातर ये देखने को मिलती है। लावा फ्लो से ये बनती है। ठीक है, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, लाइम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये चीजें जो हैं न्यूट्रंट्स ब्लैक सॉइल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अंडर हुज एडवाइस कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, मतलब कि जो इमरजेंसी इंडिया में लगाई जाती है 352 के तहत, प्रेसिडेंट तो इसको जो है डिक्लेयर करता है, लेकिन किसकी एडवाइस से? दैट इज यूनियन कैबिनेट की एडवाइस से। ठीक है, मेजर इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स ऑफ रिवर, मतलब बहुत सारी स्टेट्स के बीच में रिवर्स के ऊपर कुछ डिस्प्यूट रहता है, तो हम डिस्कस करेंगे कि किन रिवर्स के ऊपर किन स्टेट के बीच में डिस्प्यूट रहता है। रिवर रावी और ब्यास जो रिवर है इनका डिस्प्यूट 3 स्टेट्स के बीच में रहता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। नर्मदा रिवर का डिस्प्यूट मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में रहता है। कृष्णा रिवर का डिस्प्यूट महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना के बीच में रहता है। वंशधारा रिवर जो है इसका जो डिस्प्यूट ऑलवेज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में रहता है। कावेरी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर न्यूज में रहती है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में इस रिवर का डिस्प्यूट रहता है। गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उड़ीसा स्टेट्स के बीच में इस रिवर का डिस्प्यूट रहता है। महानदी रिवर का डिस्प्यूट छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में रहता है। महादाई जो रिवर है इसका डिस्प्यूट गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका के बीच में रहता है। और पेरियार जो है तमिलनाडु एंड केरला के बीच में इस रिवर का डिस्प्यूट भी रहता है। इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, आपको पता है कि इंडिया के अंदर टोटल 25 हाई कोर्ट्स है, तो कौन सा हाई कोर्ट कब बना था, किस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किस किस स्टेट में आती है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट 1862 में बना था, और इसका जो कोलकाता हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आती है। सीट जो है इसकी कोलकाता बेंच ऑफ पोर्ट ब्लेयर है। बम्बई जो है ये भी 1862 में बना था, इसकी जो जुरिस्डिक्शन है महाराष्ट्र, दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, दामन दीव ये स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इस हाई कोर्ट के अंडर आती हैं। और इसकी जो सीट बेंच है एक मुंबई में है, दूसरी औरंगाबाद और नागपुर में भी है। चेन्नई हाई कोर्ट जो है 1862 में ये भी बना था, तमिलनाडु और पुडुचेरी इसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और इसकी जो सीट बेंच है वो चेन्नई में है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है 1866 में बना था, उत्तर प्रदेश इसके अंडर आता है। इलाहाबाद लखनऊ में इसकी सीट बेंच है। कर्नाटका 1884 में बना था, कर्नाटका इसके अंडर आता है। बेंगलुरु के अंदर जो इसकी सीट बेंच है। पटना हाई कोर्ट 1916 में बना था, बिहार इसके अंडर आता है, पटना में ही जो है इसकी सीट है। जम्मू कश्मीर जो कि 1928 में बना था, जम्मू कश्मीर अब लद्दाख भी इसी के अंडर आता है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट
ठीक है। श्रीनगर और जम्मू में जो है इनकी बेंच बैठती है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 1947 में बना था। तो 3 स्टेट्स इसके अंदर आती हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसकी सीट बेंच है। गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे बड़ा है, 1948 में बना था। आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसके अंदर आते हैं। गुवाहाटी में इसकी जो है बेंच बैठती है। कोहिमा, इजावल और ईटानगर में भी इनकी सीट्स हैं। उड़ीसा हाई कोर्ट 1948 में बना था। उड़ीसा इसके अंदर जुरिस्डिक्शन में आता है और कटक में जो इनकी सीट है। ठीक है, दीज वर द सम इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट्स। इनकी फाउंडेशन कब हुई थी और कौन कौन सी स्टेट्स इनकी जुरिस्डिक्शन में आती है। उसके बाद राजस्थान जो है, इस ये हाई कोर्ट 1949 में बना था। राजस्थान में जो है ये पूरा राजस्थान एरिया इसमें आता है, मतलब एक ही स्टेट इसकी जुरिस्डिक्शन में है, जयपुर बेंच, जोधपुर और जयपुर इसकी बेंच है। मध्य प्रदेश 1956 में है, ओनली मध्य प्रदेश इसमें आता है। केरला 1958 में बना था। केरला और लक्षद्वीप दोनों जो है इसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। गुजरात 1960 में बना है, गुजरात हाई कोर्ट, और पूरा सिर्फ गुजरात ही इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। दिल्ली 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट बना है और सिर्फ दिल्ली ही की जुरिस्डिक्शन इसमें आती है। हिमाचल प्रदेश 1966 में और हिमाचल प्रदेश ही इसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। सिक्किम 1975 में हाई कोर्ट बना था, सिक्किम ही की ही जुरिस्डिक्शन इसके अंडर आती है। छत्तीसगढ़ 2000 में बना है। उत्तराखंड भी 2000 हाई कोर्ट में बना है और झारखंड 2000 में बना, क्योंकि ये तीनों स्टेट्स जो है 2000 के अंदर ही बनी हुई हैं और इनकी जो जुरिस्डिक्शन भी अपनी स्टेट है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। त्रिपुरा और मणिपुर और मेघालय तीनों स्टेट्स के जो हाई कोर्ट हैं वो 2013 में बने हुए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, और तीनों की जो सीट है वो अगरतला, इम्फाल और शिलांग, मतलब इनकी कैपिटल्स के अंदर है। और दो जो नए हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, इन दोनों के हाई कोर्ट्स 2019 में बने थे और इनकी जुरिस्डिक्शन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अपनी ही स्टेट्स आती हैं। ठीक है। Which one of the following political centers find a mention in अशोकन इंस्क्रिप्शंस, मतलब अशोका की कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं, तो कौन सी इंस्क्रिप्शन में पॉलिटिकल सेंटर्स के बारे में बताया गया था, तो वह है सुवर्णगिरी। ठीक है, सुवर्णगिरी, और ये साउथ वाली इंस्क्रिप्शंस है हमारे। ठीक है। भीमबेटका को डिस्कवर किया था किसने? भीमबेटका वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर विष्णुधार वक्कनकार। ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद 9 पिलर्स हमारे पास डिजिटल इंडिया के हैं। कौन कौन के पिलर है हमें पता होना चाहिए। 9 पिलर्स, पहला है ब्रॉडबैंड हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, मतलब कि रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति, ई क्रांति मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली सर्विसेज को डिलीवर करना। उसके बाद इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि हमें जीरो इंपोर्ट करना है, सारी सारी मैन्युफैक्चरिंग हमें अपनी इंडिया के अंदर ही करनी है। आईटी फॉर जॉब्स होना चाहिए और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। दीज आर द 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। ठीक है, 9 के 9 हमें पता होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया के कौन कौन से 9 पिलर्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है टोटल 12 शेड्यूल हैं। कौन सा शेड्यूल किसके साथ डील करता है वो हम पढ़ेंगे, किस शेड्यूल में क्या आता है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इट कंटेन द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है स्टेट्स की वो भी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ही आती है। सेकंड शेड्यूल में क्या आता है? सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, प्रेसिडेंट, जजेस एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये जो है इनकी सैलरी सेकंड शेड्यूल में जो बताई गई है उसी हिसाब से लोगों को सैलरी दी जाती है। थर्ड शेड्यूल जो हमारे पास है ओथ एंड अफर्मेशंस जो दी जाती हैं इलेक्टेड ऑफिशियल्स और इंक्लूडेड जजेस, वो थर्ड शेड्यूल में आता है। फोर्थ शेड्यूल डील करता है सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, जो कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कि एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी से कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी, वो फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल जो है ये बताता है प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज जो है उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, उनको कैसे कंट्रोल में रखना है, वो फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया है। और सिक्स्थ शेड्यूल जो है
कैसे हमने ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल एरियाज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्टेट्स के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, वो 6th शेड्यूल में बताया गया है। 7th शेड्यूल जो है, इसमें हमारे पास 3 लिस्ट आती हैं, जो आपको पता है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ये 7th शेड्यूल में बताई गई है। 8th शेड्यूल हमारा डील करता है लिस्ट ऑफ 22 इंडियन लैंग्वेजेस जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज्ड की है। 9th शेड्यूल जो है, इट डील्स विद वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10th शेड्यूल के अंदर आता है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ डील करता है और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के साथ डील करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल जो है, इट डील्स विद द पंचायत। ठीक है, पंचायत के क्या क्या प्रोविजंस हैं, पंचायत के अंदर जो लोग होते हैं उनके पास क्या पावर है, क्या अथॉरिटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो 11th शेड्यूल के अंदर आता है और जिसके अंदर 29 मैटर्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं। और 12th शेड्यूल जो है, ये हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज के साथ डील करता है जिसके अंदर 18 मैटर्स की बात की गई है। ठीक है, तो ये 12 शेड्यूल हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, और किस शेड्यूल में किस के रिगार्डिंग बात की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। पैराडॉनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स क्या क्या है? व्हाट आर द पैराडॉनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट? जैसे हमने अभी पढ़ा गवर्नर की पैराडॉनिंग पावर जो है कौन से आर्टिकल में आती है, इस तरह से प्रेसिडेंट की जो पैराडॉनिंग पावर्स हैं, किसको जो है प्रेसिडेंट, कौन कौन सी पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं, वो आर्टिकल 72 में आती हैं। तो फर्स्ट पैराडॉनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट का, वो प्रेसिडेंट होता क्या है कि ये एग्जीक्यूटिव पावर इसके पास होती है और इंडिपेंडेंट होता है जुडिशरी का। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी से इंडिपेंडेंट होती है प्रेसिडेंट की पैराडॉनिंग पावर, और ये एक एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की पैराडॉनिंग पावर। अब पैराडॉन मतलब होता है कि किसी कन्विक्शन को कंप्लीट तरीके से एब्सॉल्व कर लेना। उसके बाद पैराडॉनिंग पावर इसके बाद होती है क्यूमुटेशन, भी एक पावर होती है जिसमें क्या होता है कि मतलब क्यूमुटेशन मतलब होता है किसी को अगर बहुत सख्त सजा दी गई है तो प्रेसिडेंट जो है उस सजा को थोड़ा सा लाइटर कर सकते हैं, मतलब बोलेंगे इतनी सख्त सजा इसको नहीं देंगे, थोड़ी सी हल्की सी सजा जो है प्रेसिडेंट किसी को दिला सकता है सख्त सजा के बजाय, उसको क्यूमुटेशन कहते हैं। रिमिशन का मतलब होता है, रिमिशन ये भी पैराडॉनिंग पावर है इसके पास, और ये इस रिमिशन वाली पावर का मतलब होता है कि रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट। मतलब किसी को जो सजा दी गई है, किस किस्म की सजा दी गई है, वो हार्ड सजा है, सख्त या लाइटर सजा है, उसका सिर्फ टाइम पीरियड कम किया जाएगा। अगर बोला जाएगा कि इसको 6 मंथ जो है ये वाली सजा दी जाएगी, तो सजा किस किस्म की दी जाएगी, सजा वैसी ही मिलेगी, लेकिन 6 महीने के बजाय प्रेसिडेंट बोलेगा इसको सिर्फ 3 महीने ही ये वाली सजा दो, और इसको बोलते हैं रिमिशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है रेस्पाइट, ये भी एक पावर होती है पैराडॉनिंग पावर प्रेसिडेंट में, जिसमें बात की जाती है लेसर सेंटेंस देन ओरिजिनल ड्यू टू स्पेशल फैक्ट्स, प्रेगनेंसी और डिसेबिलिटी। मतलब ओरिजिनली उसको जितनी सजा सुनाई दी गई है उस सजा को कम कर देना कुछ फैक्ट्स की बेस पे है। मतलब अगर कोई लेडीज है, अगर वो प्रेग्नेंट है, या चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी है, उसकी वजह से उसकी जो ओरिजिनल सेंटेंस है उस सेंटेंस को कम कर देना, उसको हम रेस्पाइट बोलते हैं, और ये भी पैराडॉनिंग पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की। और रिप्रीव मतलब होता है स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर टेम्परेरी पीरियड, मतलब कि टेम्परेरी टाइम के लिए सजा को हटा देना, स्टे लगा देना कि इसको सजा ना दी जाए इस समय तक, इसको बोलते हैं रिप्रीव। तो ये 4 पैराडॉनिंग पावर्स होती हैं, 5 पैराडॉनिंग पावर होती हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। पहली है पैराडॉन, क्यूमिटेशन, रिमिशन, रेस्पाइट और रिप्रीव। पांचों के बारे में हमने पढ़ा कि कौन सी पैराडॉनिंग पावर प्रेसिडेंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये 5 की 5 पैराडॉनिक पावर्स आर्टिकल 72 में आती हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट्स की पैराडॉनिक पावर्स होती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? पास और स्टेट या यूनियन टेरिटरी दिए हैं कि कौन सा पास किसके साथ है। अघिल पास अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये लद्दाख में है। दीफू पास ये अरुणाचल प्रदेश में है, लद्दाख में नहीं है। नीति पास उत्तराखंड में, ये वाला ठीक है। माना पास हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये भी उत्तराखंड के अंदर है, ये भी आपको पता
होना चाहिए। तो बोला था कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, नीति पास ठीक है, बाकी गलत है, और हमने बताया कौन सा किस स्टेट में है। With reference to the joint sitting of parliament, which statement is are correct? मतलब joint sitting जो पार्लियामेंट की होती है, ठीक है, पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग मतलब के जो वहां पे दोनों हाउसेज जो है मिल जाते हैं, ठीक है, मिल के जो है वो कोई मसला हल करते हैं, किसी बिल को पास करना हो तो जॉइंट सिटिंग होगी। तो वो आर्टिकल 109 में है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, उन केसेस को हल करने के लिए दोनों हाउसेज को इकट्ठा बैठना पड़ता है, तो वो आर्टिकल 109 में आता है, ये करेक्ट है, ठीक है। और स्पीकर प्रेजाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसकी ठीक है, ठीक है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, मतलब पीजा एक्ट आपने पढ़ा होगा, PESA, ये पंचायत के साथ रिलेटेड है पीजा एक्ट, तो ये 1996 में जो इस एक्ट को पास किया गया था, पता होना चाहिए आपको। ऑडिट रिपोर्ट जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जब रिपोर्ट बनाता है कैग, इसको एग्जामिन किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैग जो है कौन से आर्टिकल में आता है, ठीक है। ये एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो ये 1974 में इनेक्ट हुआ था, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर व्हाट, ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है फॉर पोल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें पोल्यूशन को खत्म करने के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। लोटिक सिस्टम क्या होता है, स्लोटिक सिस्टम होता है कि पहाड़ियों से डाउनवर्ड की तरफ वाटर का फ्लो होना, तो वो रिवर्स जो है इसकी एग्जांपल आती है, ठीक है। थर्मोडायनामिकली सबसे स्टेबल फॉर्म जो है कार्बन की, वो कौन सी है, तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो है कार्बन की वो हमारे पास कौन सी है, दैट इज कोल, कोयला मोस्ट स्टेबल फॉर्म है कार्बन का। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, और एक फंडामेंटल राइट भी है राइट टू एजुकेशन, कौन से एक्ट के साथ इसको इंक्लूड किया गया था हमारे फंडामेंटल राइट्स में, तो वो किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इस राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया था और फंडामेंटल राइट्स में इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, इस कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये कमीशन 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत जो है ये कमीशन बनाई गई थी। 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC, अंडर विच आर्टिकल 338B। इस कमीशन के अंदर 5 मेंबर्स होते हैं, और 5 मेंबर कौन कौन से होते हैं, एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है, और 3 दूसरे मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। इन मेंबर्स का जो टर्म होता है वो 3 साल का होता है। कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर जो है ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स उसको डिटरमाइन करेगा प्रेसिडेंट की किन कंडीशंस के बेस पे इनको ऑफिस के अंदर रहना है। फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटर करना, इंक्वायर करना, एडवाइस करना और पार्टिसिपेट करना प्लानिंग प्रोसेस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और अपनी एनुअली रिपोर्ट जो है ये प्रेजेंट करता है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। याद रखना है आपके पास, इसके पास पावर है सिविल कोड की पावर जो है एंड एक्ट द सेम, मतलब कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं सिविल कोड की पावर जो है इनके चेयरपर्सन के पास होती है। तो एक्ट एंड ईयर आपको याद रखना है, आर्टिकल आपने याद रखना है, कितने मेंबर्स होते हैं, कितना टेन्योर होता है, ये भी हमें याद रखना होगा। दुधवा नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट का तो हमें पता चल गया कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, लेकिन क्वेश्चन है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वह लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दुधवा नेशनल पार्क है। मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 एंड करेक्ट
द आंसर। मतलब यहाँ पे कुछ सेंटर्स दिए हैं, आगे कुछ इंडस्ट्रीज दी हुई हैं, तो कौन सा सेंटर किस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है? ओसाका जो है, जिसको मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है, और ये रिलेटेड है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ, ए तीसरे के साथ। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज डी, बाकी हमें मिल जाएगा। डेट्रॉइट जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के साथ है। क्यूबा जो है हमारे पास सीगार के साथ जुड़ा हुआ है, और पीटर्सबर्ग जो है शिप बिल्डिंग के साथ मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये कुछ हमारे पास एक स्लाइड है अर्ली एसोसिएशन, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने पहले भी हमने पढ़ी पिछली स्लाइड्स में, तो कुछ यहाँ पे भी दी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशंस। इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप पढ़ सकते हो, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में बनाई थी, द्वारकनाथ टैगोर ने बनाई थी कलकत्ता में। ठीक है, इस तरह से कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें जो आपको पता है गदर पार्टी जो है 1913 में बनी हुई थी। ठीक है, चिटागोंग आर्मोरी रेड जो है ये भी 1930 में हुआ था। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जो बर्लिन जर्मनी में बनी थी, ये 1915 में बनी थी। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस जो है ये 1929 में हुआ था। अब हमने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो ये हो जाएगा 13-15, मतलब कि 1-3-4-2, 1-3-4-2, 1-3-4-2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास नेशनल हाईवेज के बारे में है। आपको पता है हमारे टोटल नेशनल हाईवेज जो है वो 5 हैं, जो इंटरनेशनल नेशनल हाईवेज है, इससे अलावा बहुत भी है लेकिन मेनली 5 हैं। ठीक है, जो जिसमें सबसे बड़ा जो हमारे पास है नेशनल हाईवे 1 है, जो कि गंगा रिवर के ऊपर है, हल्दिया टू इलाहाबाद तक के 1620 किलोमीटर है। दूसरा नेशनल हाईवे 2 ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, धुबरी टू सादिया 891 किलोमीटर है। उसके बाद नेशनल हाईवे 3 जो है कोलाम टू कोटापुरम तक है, 205 किलोमीटर है। स्टेट जो केरला स्टेट को ये सर्व करता है, केरला में है ये। ठीक है, जो पहला वाला है ये यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को स्टेट इसके अंदर आती हैं। जो दूसरा हाईवे है आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय स्टेट्स के अंदर ये आती है। नेशनल हाईवे 4 गोदावरी, कृष्णा और एंड कैनाल रिवर के ऊपर ये आता है, कृष्णा टू पुडुचेरी तक ये आता है, 1078 किलोमीटर में ये आता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी वगैरह इसके अंदर आती हैं। नेशनल हाईवे 5, नेशनल वाटरवे 5 जो है ब्राह्मणी डेल्टा एंड कैनल्स एटसेट्रा के ऊपर ये वाला नेशनल वाटरवे आता है। ठीक है, 588 किलोमीटर है ये। और नेशनल वाटरवे 6 जो कि बार्क रिवर के ऊपर है, लखीमपुर टू भंगा तक जो है ये आता है, अभी प्रोसेस में ही चल रहा है, 121 किलोमीटर है ये। आसाम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा स्टेट्स के अंदर ये आता है। तो टोटल लेंथ जो है, टोटल हमारे जो वाटरवेज हैं वो 4503 किलोमीटर है, और टोटल 15 स्टेट्स के अंदर जो है ये 5 के 5, 6 के 6 नेशनल वाटरवेज हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी हमने आज पढ़ा सब का सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाता है ये। ठीक है, मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो के साथ, तब तक